अस्सलाम वालेकुम। कैफ एट ऑडिट इंश्योरेंस हम लोग जी सब्सटेंटिव की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें हम आज इंशाल्लाह जो करंट एसेट्स हैं चैप्टर 10 उसका देख लेते हैं कि उसके जो पास पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उसको हमने किस तरह से देखना है, किस अप्रोच के साथ चलना है, और रिलेटेड पार्टीज़ को भी देख लेते हैं। और रिलेटेड पार्टी में हमने बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का, जैसे कि हमने आइज़ा 550 में पढ़ा है कि डिफरेंट तरह की सिचुएशन है जहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स लगने हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपको रिलेटेड पार्टी का पता ही नहीं था, नई वाली आइडेंटिफाई की है। कोई सिचुएशंस ऐसी हैं कि रिलेटेड पार्टी का पता था, वहाँ पर आपने क्या करना है। अच्छा, किसी जगह पर फिर आपको रिलेटेड पार्टी का तो पता था, रिलेटेड पार्टी के साथ हुई ट्रांजैक्शन कोई मिसिंग थी, वो नहीं बताई गई थी, वो पता लग गई न्यू। किसी जगह पर जी रिलेटेड पार्टी का भी पता था, ट्रांजैक्शंस का भी पता था, अब क्या करना है, ये एक सिचुएशन है। फिर सिचुएशन है कि कोई आपको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन पता लगी, अभी आपको नहीं पता कि इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है या नहीं, तो आपने पहले फिर वो देखना है। लेकिन फिर आपको पता लगा कि जी रिलेटेड पार्टी भी इन्वॉल्व है और आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ट्रांजैक्शन, फिर आपने कुछ और प्रोसीजर परफॉर्म करने। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा, मैंने उधर बार बार आपको एक बार बताई थी कि यार ये हाईली इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को मोल्ड करता है, समझ नहीं आती। फिर वो समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना की होती। ये भाई देखें, अब अभी जो क्लास में भी ये लेक्चर में आपको मिल रहे हैं ये प्रैक्टिस के, तो प्रैक्टिस तो मैं तो सिर्फ एक अप्रोच ऑब्वियसली बता सकता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाना इज़ नॉट पॉसिबल। ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये आप समझ लें कि रेकमेंडेड भी होता है कि आप क्लास के अंदर सारे के सारे बेसिकली कॉन्सेप्ट आपने बताना होता है। सारे इधर करवाने लग जाएँ तो जो स्टूडेंट है वो तो बिल्कुल ईजी हो जाए ना कि हाँ यार बस उधर हो गए हैं। और सेकेंडली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के एज सच नहीं हो सकते, तो भाई आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। खुद करें प्रैक्टिस, आपके पास अप टू डेट जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, जो लोग दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं आप लोगों के पास ज़ाहिर है रेलिवेंट वो मौजूद होंगे, या जो कहीं से और नहीं पढ़ रहे तो आप देख लें। हमें इधर आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा होगा ग्रो वाइज का कोऑर्डिनेटर का, उसको कर दें टेक्स्ट, वो आपको प्रोवाइड कर सकता है हमारे वाले आप स्टडी टेक्स्ट वो जो प्रैक्टिस सेट है वो ले लें, या किसी भी टीचर का ले लें, वो ऑलमोस्ट ज़ाहिर है सारे अप टू डेट ही होते हैं। ठीक है जी, तो चलें आज चलते हैं फिर आगे। अप्रोच पहले दोबारा ज़रा मैं रिवाइज करवा दूँ। अप्रोच क्या है, सबसे पहले हमने देखना होता है कि रिस्क किस एरिया में है, या तो उन्होंने खुद बताया होता है, अगर नहीं बताया हुआ तो फिर हमने सिचुएशन में खुद वहाँ से अंडरस्टैंड करना होता है। अच्छा, फिर वो रिस्क किस एजर्शन को रिलेट करता है ये हमने देखना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है पूरे के पूरे हेड के ऊपर पूछ लेता है, जैसे हमने किए भी हैं कुछ, सही है कि पीपी के ऊपर बताएं, रेवेन्यू के ऊपर बताएं, इस तरह करके बैंक के ऊपर बताएं जी क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, फिर हमने सारी एजर्शंस को देखना होता है। बात आ रही है समझ। अच्छा, अगर टाइम कम हो पेपर में, मतलब है कि सिंपल है ना, 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करके आप मार्क्स को देखते हैं, ये तो पता ही है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो आपने अगर देखा जी 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब आपने कहा यार इसके ऊपर तकरीबन मेरे जो हैं कोई 12 मिनट लेट से बन रहे हैं इतने, अब आप ज़ाहिर है बहुत डिटेल में हर एजर्शन के ऊपर लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर आप जो इंपॉर्टेंट एजर्शन है जो ज़्यादा रिस्की होती हैं, जैसे कि पेबल्स में हमें पता है अंडरस्टेटमेंट का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। एसेट्स में ज़्यादातर रिस्क ओवर स्टेटमेंट का होता है, तो इस तरह हमें कुछ रिस्क का पता है, फिर हम उसको एड्रेस करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमें पता है जी, अप्रोच का आइडिया है। हमने पहले देखना होता है कुछ स्पेशल प्रोसीजर अगर किसी स्टैंडर्ड ने बताए हुए हैं तो वो वाले लिखें, जैसे स्टॉक टेक का बताया हुआ आइजा 501 ने, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बताया हुआ आइजा 505 ने, रिलेटेड पार्टी का बताया वो आइजा 550 है। ठीक है, तो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो लिखें, अगर वो नहीं है तो भाई वो जो 7 प्रोसीजर है वो वाली वर्डिंग आपने उठानी है। इंस्पेक्ट करें डॉक्यूमेंट्स को, सही है, फिर उधर देखना है कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऑब्जर्व करें, ठीक है, इंक्वायरी करें मैनेजमेंट की, 2 की, या जो लीगल एडवाइज़र वगैरह, मतलब है कि वो वाली वर्डिंग आपने उठाकर फिर रेलेवेंट जगह पे लगानी होती है। आगे बात समझ, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा इजीली। चलें देखते हैं ज़रा, जिनके पास तो ये प्रैक्टिस सेट है चैप्टर 10 का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और जिनके पास वैसे मैं बता देता हूँ पास पेपर है ऑटम 12, इसमें क्योंकि 3 हेड्स के ऊपर बताया हुआ था इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है। ऑटम 2012 आई कैप का पेपर, क्वेश्चन नंबर 5 उसका वो हम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं लिस्ट द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है जी, अच्छा देखें ना, अब आपको ये अब ऑब्वियसली हमने तकरीबन समझ लें कि फाइनल फेज ही हमारा रह गया, बाकी तो सारा पढ़ लिया हुआ है।
आपको समझ आ गई कि प्रोफेशनल जजमेंट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे आंसर्स और एग्जामिनर के आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और हो सकता है। इसने भी तो यहाँ पे ये लिखा ना, मे बी परफॉर्म, शैल बी परफॉर्म नहीं लिख रहा, मे बी। तो मे तो हर एक बंदे का अपना अपना है, लेकिन मसला पता क्या है, हमने एग्जामिनर के करीब करीब पहुँचना है। वो हम कब पहुँचेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब लिख लिख के करी जाएंगे, उसके एग्जामिनर के उसके साथ सोल्यूशन के साथ मैच करके देखेंगे। स्टार्ट में बिल्कुल मैच नहीं होगा, ये तो 100% है बात, ठीक है, कि स्टार्ट में मैच नहीं होते। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट में होगा 20%, 25%, इतना होगा, 30, 40, 50, 60, 75% अगर आपका मैच होने लगे, आप पास हैं। यकीन करें, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगेन प्रोफेशनल पेपर है, प्रोफेशनल जजमेंट का पेपर है। आपकी जजमेंट कुछ और हो सकती है, उसकी कुछ और हो सकती है, लेकिन भाई कुछ 75-80% तो जजमेंट मैच करनी चाहिए ना। वो कब मैच करेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करके, और कोई भी तरीकाकार नहीं है। ये तो आप अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपको लगता है कोई और तरीकाकार है तो भाई ऑडिट इस बार ड्रॉप कर दें, अगली बार दे देना। अच्छा जी, अब आ गया जी कि कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। बीआरएस के ऊपर पूछा हुआ है 6 नंबर का, सही है। पे रोल के ऊपर पूछा हुआ है 8 नंबर का। रॉ मटेरियल परचेजेस के ऊपर पूछा हुआ है 6 मार्क्स का। अच्छा जी, बीआरएस को वेरीफाई करना। अब देखें, बीआरएस का पता ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है अगर आप इसको ज़रा समझें। पहले आपने माइंड में ले आनी बीआरएस है क्या। देखिए, आमतौर पे हम बात कर रहे होते हैं कि आपने अकाउंटिंग हेड को वेरीफाई करना, मतलब बीआरएस अकाउंटिंग हेड थोड़ी है, ये तो बैंक की ही रिकंसिलिएशन है ना। असल में अकाउंटिंग हेड तो बैंक था, बीआरएस तो एक इंटरनल कंट्रोल था। अगर आप ज़रा सोचें, ये तो एक क्या था भाई, इंटरनल कंट्रोल बनाया होता है मैनेजमेंट ने, ताकि उसका बैंक का बैलेंस और लेजर का बैलेंस आपस में मैच करते रहे। अब उसने पूछ लिया यार कि यही वाला जो इंटरनल कंट्रोल है या ये जो बीआरएस बनती है, इसको आप किस तरह वेरीफाई करेंगे। वेरी इजी, वेरी इजी, सिंपल सी बात है कि भाई बीआरएस के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उसके ऊपर वो 7 प्रोसीजर में से लगा दें कुछ, सिंपल। क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिक प्रोसीजर तो नहीं पड़े हुए ना कहीं पे, हमने तो नहीं पढ़े कोई इस तरह के यार फलां चीज़ का नहीं, वो तो बैंक के ऊपर पड़े हैं कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजनी है इस तरह से। बीआरएस के ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने खुद बनाई है, इसके ऊपर तो नहीं आपने इस तरह देखा हुआ। बात आ रही है समझ। तो भाई सिंपल, आपने इसका क्या करना है, बीआरएस आप उठाएं, उसको देखें कि उसके अंदर जो बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है, जो मतलब एग्री किया है, पहले तो वो बैलेंसेस देख लेना कि क्या वो बैंक स्टेटमेंट के साथ एग्री करता है, क्या वो बैंक कंफर्मेशन के साथ एग्री करता है। ठीक है, आपने बेसिकली उसको क्या कर लेना है, इंस्पेक्ट कर लेना है वो डॉक्यूमेंट्स आपके, बैंक स्टेटमेंट या बैंक कंफर्मेशन, उसके साथ देख लें इसको। बात आ रही समझ। फिर आपने इसको लेजर्स के साथ भी टैली कर लेना है, ठीक है, लेजर्स के साथ भी देख लें कि क्या यार ये उसके साथ मैच कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर आगे बात आ गई कि यार बीआरएस के अंदर आपने क्या लिखा होता है, अनप्रेजेंटेड अनक्राइटेड चेक्स वगैरह, तो भाई इंस्पेक्ट करें ना उनको, क्या वो असल में मौजूद भी हैं या नहीं हैं। बात आ रही समझ। अच्छा, फिर आगे बात करिए इसके अलावा क्या हो सकता है। बीआरएस में आमतौर पे होता है कोई बैंक चार्जेस वगैरह का फ़र्क आया होता है कि बैंक में कटे होते हैं, इधर रिकॉर्ड नहीं किए होते, तो भाई इंस्पेक्ट कर लें बैंक चार्जेस को भी, सिंपल। देखिए, वो 7 प्रोसीजर्स में से मोस्टली यहाँ पे इंस्पेक्शन वाली चीज़ें आ रही। क्यों आ रही इंस्पेक्शन वाली, क्योंकि बीआरएस के पीछे आम तौर पे डॉक्यूमेंटेशन को ही देखना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेशन की इंक्वायरी तो नहीं हो सकती ना, डॉक्यूमेंट से तो नहीं आप इंक्वायरी कर सकते, सिंपल लॉजिकल बात है। ऑब्जर्व नहीं उसको करना, ऑब्जर्व तो प्रोसेस को करना होता है, तो आप इंस्पेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। आपने वो डॉक्यूमेंट्स देख लिए। अच्छा, फिर जी बीआरएस में वो जो अनप्रेजेंटेड या अनक्राइटेड चेक्स आ रहे हैं, उनकी सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप तो 30 जून के बाद बैठे हुए ना अब जाके, अब आपने जो कुछ भी करना होता है सब्सिक्वेंटली करना होता है। तो आपके पास भाई एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सब्सिक्वेंटली देखेंगे यार ये जो इन्होंने 30 जून वाली मंथ की बीआरएस बनाई थी, उसके अंदर इतने इतने अनप्रेजेंटेड अनक्राइटेड चेक्स थे, क्या ये अब क्लियर या जमा हो चुके हैं या प्रेजेंट हो चुके हैं। बात आ रही समझ। तो वो आप सब्सिक्वेंट क्लियरेंस भी उसकी देख सकते हैं। तो भाई ये 5-6 आपने प्रोसीजर सिंपल बता देने इनके, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है जी, रिकैलकुलेशन वगैरह भी आप कर लें उसकी, वो भी सिंपल है। अच्छा, दूसरा क्या जी, पे रोल। पे रोल का क्या करना है। वेरी गुड। पे रोल के ऊपर तो देखें उसने पूछे हुए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हमें पता है सब्सटेंटिव के अंदर 2 तरह के प्रोसीजर आते हैं। सब्सटेंटिव के अंदर 2 तरह के आते हैं, एक होते हैं TODs, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, और एक क्या होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। भाई ऐसे ही है ना, तो एनालिटिकल भी तो इसका पार्ट ही है।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा TODs ही बताने हैं, आप साथ एनालिटिकल भी बता सकते हैं। और वैसे भी एनालिटिकल प्रोसीजर उन 7 प्रोसीजर भी तो में भी तो आता है ना ISA 500 वालों में, ऐसे ही है। तो भाई आप अब देखें, पे रोल बेसिकली सैलरी है, तो भाई उसके ऊपर आप बता सकते हैं। एक तो आप उसका एनालिटिकल बताएं कि एनालिटिकली हम उसको देखेंगे, किस तरह से देखेंगे आप बताना पड़ेगा, ये नहीं बताना एनालिटिकली देखेंगे भाई की करना है, फिर क्या देखना क्या उसके अंदर। तो आप फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं कि जी लास्ट ईयर की वही जो हमने ग्लोबल एनालिटिकल एक बनाया था पे रोल का, वो आपके काम आ जाएगा। यहाँ पे आपने कहना कि भाई लास्ट ईयर के लास्ट मंथ की हम सैलरी उठाएंगे, पेरोल जो मंथली था उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करके उसका हम एक प्रोजेक्टेड पूरे साल की निकाल लेंगे। देन जो जॉइनर्स हैं उनका डाटा लेंगे, ठीक है, उनकी फाइल्स इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, वो डाटा लेकर वो उसमें ऐड करेंगे। जो लीवर्स हैं ड्यूरिंग द ईयर उनको हम उसमें से लेस करेंगे। इसके अलावा जो बोनसेस अलाउंस वगैरह है, फाइन्स वगैरह, उनको प्लस माइनस करके एक एक्सपेक्टेड फिगर आ जाएगी, एक एस्टिमेटेड फिगर आ जाएगी कि भाई इतनी होनी चाहिए थी सैलरी। ये हमने किया हुआ है, ठीक है, ISA 520 पढ़ते हुए। तो आपने कहना कि भाई इसको फिर हम करेंगे लेजर के बैलेंस के साथ क्या कंपेयर कर लेंगे कि भाई क्या ये उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। एक तो इधर से एनालिटिकली हमारा हो जाएगा। अगर तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है देन वी विल इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर फ्रॉम द मैनेजमेंट अबाउट द फ्लक्चुएशन। आप फ्लक्चुएशन का पूछेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, उसकी रीज़न क्या है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। बात आ रही है समझ। फिर ये अच्छा, सैलरीज जो पे होती हैं TODs की अगर बात की जाए तो सैलरीज की पेमेंट्स जो हैं क्या वो सही हुई हैं, टैक्स रिडक्शन वगैरह हुई है उसमें प्रॉपर, ये चीज़ें हमने देख लेनी होती हैं, ठीक है। उसमें फिर हमने क्या सैलरीज बैंक के थ्रू पे हुई हैं, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है ना कि अब तो खैर बजट आ गया, वो सैलरी ही बढ़ गई है 37,000 लेट्स से अप्रूव होता है कि नहीं, तो 37,000 वैसे वो उन्होंने बजट में कर दी है। तो मेरे ख्याल में फिर हो जाएगा कि 37,000 से नीचे की जो सैलरी है वो आप कैश में दे सकते हैं, इससे ऊपर वाली कैश में नहीं दे सकते, क्रॉस चेक के थ्रू दे सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है ना, देखें ऑडिट कैप 8 रखा क्यों है कि ताकि भाई आपका बाकी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पर यूज़ हो सके। रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब आप लाजमी नहीं है कि ये लाइन लिखें ही लिखें, लेकिन वही है ना प्रोफेशनल जजमेंट है। मेरा तरीका अगर मैं लिख सकता हूँ तो आप अगर लिखेंगे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एग्जामिनर को पता लगेगा यार बंदा एक होलसम वो नॉलेज लेकर आ रहा है, एक इसके पास बेहतर नॉलेज, एक्सटेंसिव नॉलेज है, दूसरे सब्जेक्ट्स को भूला नहीं है ये बंदा, ठीक है ना। ये आपने पढ़ी हुई हो तो चीज़ें सेक्शन 21L ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो खैर आप इस तरह वो भी बता सकते हैं। अच्छा, फिर आपने कहना है कि डिडक्शंस वगैरह क्या सही तरह कैलकुलेट हुई हैं, रीकैलकुलेट करके देख लें। रीकैलकुलेशन हुई नहीं 7 प्रोसीजर में से। फिर आप उनमें से सैम्पल बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल्स जो हैं, एम्प्लॉय फाइल से मुराद है कि उनकी CVs, उनका रिकॉर्ड, उनका एक्सपीरियंस, उनका लीव्स रिकॉर्ड वगैरह, मतलब सारा कुछ वो आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको देखें। बात आ रही है समझ। तो भाई ये इस तरह की आप चीज़ें कुछ करके तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसने क्या पूछा, रॉ मटेरियल परचेज के ऊपर, रॉ मटेरियल कंजम्पशन के ऊपर नहीं पूछा, सिंपल परचेज के ऊपर पूछा। ज़बरदस्त भाई, कमाल बात कर दी है। इसके अंदर हमने असर्शन वाइज सोची जाना है, वही सिंपल। ऊपर भी हम असर्शन वाइज सोच रहे थे, ठीक है। मैं मतलब जब बता रहा हूँ तो मेरे माइंड में असर्शंस आ रही हैं, इसी वजह से मैं वो फिर रेलिवेंट प्रोसीजर निकल रहा है। मतलब अगर प्रोसेस थोड़ा जब आप करते रहते हो फास्ट हो जाता है ना। जैसे मिसाल तौर पे आप स्टार्ट में पहले जर्नल एंट्री करते रहे, फिर आप लेजर बनाते रहे। अब अगर मैं आपको कहूँ लेजर सीधा बनाए तो आप बना सकते हो विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, आप लेजर के अंदर सीधी सीधी पोस्ट करते जाओगे, ऐसे ही है ना। तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें आती हैं। मतलब वो इस तरह नहीं होगा फिर कि हर बार आपको ब्लेजर्शन लिखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, इस तरह नहीं। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपका माइंड खुद चल रहा होगा, यार अच्छा मैंने क्लासिफिकेशन वाली बात कर दी, या मैंने फलां वाली, इस तरह आपने करते रहना। अच्छा, ये परचेजेस के रॉ मटेरियल परचेजेस के अंदर भी हम फिर ऑब्वियसली इसका भी देखेंगे। यार एक तो इस साल की परचेजेस इस साल रिकॉर्ड होनी चाहिए बेसिकली, कट ऑफ, ठीक है। इसको हमने वेरीफाई कर लेना है इस चीज़ को, कट ऑफ असर्शन हमारी। फिर हमने ये देख लेना है कि भाई रॉ मटेरियल परचेजेस के अंदर जो है क्लासिफिकेशन, मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं कि मतलब इसकी परचेज किसी और जगह पे चली हैं, किसी और जगह की परचेज यहाँ पे आ गई हैं, इसको आपने देख लेना है। फिर इसके जो ऑब्वियसली अक्रेंस को हमने देखना है, तो अक्रेंस किस तरह होती है कि परचेज को वेरीफाई करना है हमने। इसके पीछे स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, परचेज ऑर्डर देखना है, बैंक से इसकी पेमेंट हुई है या ये पेएबल है, वहाँ पर जाके इसको देखें। बात आ रही समझ। तो ये चीज़ें हो सकती हैं।
अच्छा, अब स्टॉक के अंदर भी रॉ मटेरियल ऑब्वियसली अगर क्लोजिंग स्टॉक इसका पड़ा हुआ है, उधर से भी हम जाके इनडायरेक्ट एविडेंस ले सकते हैं कि यार ये परचेजेस जो हैं बाद में जाके उधर भी ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम भाई रॉ मटेरियल परचेजेस की देख सकते हैं। सप्लायर की इनवॉइसेस, सप्लायर से स्टेटमेंट वगैरह मंगवा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा। 6-7 प्रोसीजर्स इतने की लिखने हैं। अच्छा जी, आगे आ रहे हैं। क्वेश्चन 8 है, ये है आई कैप के क्वेश्चन बैंक से। आई कैप का क्वेश्चन बैंक पता है ना, मतलब कि वो आपकी वेबसाइट पे आई कैप की मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इसमें भी अच्छे क्वेश्चन हैं। उसमें आप पता नहीं अब इसका नंबर क्या था, आप उधर कंट्रोल F करके देखेंगे, मेरे ख्याल में 8 नंबर क्वेश्चन, 8 लिखा हुआ है, शायद 8 ही है उधर का भी। खैर तो नहीं, ये हमारे प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 8 है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में आपने इसको वो फाइंड कर लेना। पोरिज है जी इसका नाम, पोरिज, PORRDGE, पोरिज। ये आप करेंगे ना तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। वो कहता है इन योर ऑडिट ऑफ ट्रेड पेएबल्स इन द 31st October 2013 financial statements explain which of the financial statement assertions you would regard as presenting the greatest inherent risk। हाँ, वो कहता है कि भाई 31 अक्टूबर 2013 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेड पेएबल्स के हवाले से, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पेएबल के हवाले से बताएं कौन सी एजर्शंस हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। एजर्शन तो 6 ही हैं, अब उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्क किन एजर्शंस में है वो हमने, और रिस्क भी कौन सा, इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट का आपको पता है ना कि जो कंट्रोल्स अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं, मतलब है कि क्लाइंट जिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिस रिस्क को, जो एम्बेडेड होता है आपके ड्यू टू ट्रांजैक्शन नेचर या ड्यू टू नेचर ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ इंडस्ट्री, नेचर ऑफ बिजनेस, उस हवाले से। तो ये देखना। दूसरा नंबर वो कहता है डिस्कस द रीजंस फॉर अंडरटेकिंग और नॉट अंडरटेकिंग अ पेएबल सर्कुलराइजेशन। सर्कुलराइजेशन से मुराद एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो कहता है रीज़न बताएं कि पेएबल की एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी जानी चाहिए या नहीं भेजी जानी चाहिए, इसके रीजंस बताएं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट सही करने के लिए। सी आ गया दी आउटलाइन सब्सटेंटिव प्रोसीजर यू वुड अप्लाई इन योर ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परचेजेस के ऊपर वो कहता है क्या, उसके पेबल के ऊपर आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करोगे, ठीक है। देखिए रिक्वायरमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे अभी अब हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि उधर दूसरे डिपार्टमेंट्स भी हों, अगर आपने सब पे अप्लाई कर दिया उसने कांटा मार देना, उसने ढूंढते नहीं फिरना बीच में प्रोडक्शन वाला किधर है। दिमाग को हाजिर नाजिर वहाँ पे करके, ठीक है, फिर आपने समझ के चलना है। इस तरह उसने वो पूछा कि जिसमें इनहेरेंट रिस्क है, आप ओवरऑल ऑडिट रिस्क वाले लिखने लगे, उसने सीधा सीधा क्रॉस कर देना कि भाई ये तो मैंने पूछा ही नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिसके अंदर इनहेरेंट रिस्क है वो बताएं। तो रिक्वायरमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सही है, हर सब्जेक्ट में बड़ी ज़रूरी है। ऑडिट में तो रिक्वायरमेंट अगर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया आपका बनता ही नहीं है पास होना, ठीक है, वो आपको करीब करीब भी नहीं आने देगा। देखो रिक्वायरमेंट समझ आ रहा है, फिर वो बड़ी मुश्किल से उसके करीब पहुंचते हैं, वो भी वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये कब समझ आने लग जाती है, जब आपको आदत होती है बार बार पढ़ने की, बार बार लिख कर करने की। डी एक्सप्लेन एडिशनल प्रोसीजर यू वुड परफॉर्म इन वेरीफाइंग द कंप्लीटनेस ऑफ नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पेएबल। हाँ देखो, उसने ऊपर सी में पूछा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पेएबल्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखे ओवरऑल, मतलब 6 की 6 सेशन में जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं। डी में उसने पूछा नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पेएबल के सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटनेस के ऊपर प्रोसीजर लिखें। रिक्वायरमेंट देख लें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत स्पेसिफिक होकर चल रहा है चीज़ों में। ओके जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। बेसिकली हमारी 4-5 तरह की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट को टाइम देना आपने, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, वॉट एवर जो आपको ज़्यादा समझ आती है उसमें ट्रांसलेट करके ईजी होकर चलें। पहली में उसने कहा कि जी बताएं कि पेएबल्स में कौन से इनहेरेंट रिस्क हैं जिन एजर्शंस के अंदर, वो बतानी है आपने। फिर वो कहता है कि जी पेएबल की एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजनी या ना भेजने के क्या रीजंस हैं वो बताएं। फिर वो कहता है कि जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पेएबल्स के ऊपर आप क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मतलब कि ओवरऑल पेएबल्स के ऊपर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। डी में वो कहते हैं नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पेएबल की कंप्लीटनेस के ऊपर आप बस क्या करेंगे, सिर्फ वो बता दें, बाकी 5 एजर्शन बताने की जरूरत नहीं है। चलें जी आगे देखते हैं। Porridge is a small manufacturing company of which your firm of chartered accountants is the external auditor. Okay, sir. You have been assigned to the audit of trade payables. ठीक है. The audit file indicates that control risk for purchases and payment transaction is assessed as slightly less than high.
हाई से थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इन द एक्सटेंट ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटीज टू ड्यू टू द स्मॉल नंबर ऑफ अकाउंट्स पर्सनल। ठीक है, वो कहते हैं यार कंट्रोल रिस्क इतना कोई ख़ास नहीं है परचेज और पेमेंट्स में, हाई से थोड़ा सा कम है। ठीक है, क्योंकि एक तो आपने उसमें एक रीज़न है कि यार छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से मुराद क्या था कि हर बंदा अलग अलग जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, मतलब है कि परचेज ऑर्डर करने वाला बंदा और है, परचेज रिसीव करने वाला और है, रिकॉर्ड करने वाला और है, पेमेंट करने वाला और है। वो कहते हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतने बंदे कहाँ से रखे, तो इस वजह से रिस्क तो है लेकिन हाई से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ओके। देर आर नो अदर आइडेंटिफाइड कंट्रोल प्रॉब्लम्स ऑन प्रायर ईयर ऑडिट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कहता पिछले साल भाई कोई इस तरह का इसके अलावा कोई कंट्रोल इशू नहीं था। नैरेटिव नोट्स ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम कंटेन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। अकाउंटिंग सिस्टम है जो उनका, उसमें ये कुछ उसके ऊपर नोट्स आपको बताने लगा है। पहले नंबर पे परचेजेज आर रिक्विजिशन्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट एंड ऑर्डर्ड यूजिंग प्री नंबर्ड ऑर्डर फॉर्म्स बाय द परचेजिंग मैनेजर। हाँ देखें, जिस भी डिपार्टमेंट ने यूज़ करनी होती है ना चीज़, वो एक रिक्वेजिशन बनाता है, रिक्वेजिशन से रिक्वेस्ट करता है सिस्टम के ऊपर, जो कि रिक्वेस्ट फिर किसके पास जाती है, आपके परचेजिंग मैनेजर के पास। ठीक है, तो वो इसको फिर ऑर्डर करता है, परचेज ऑर्डर बनाता है। प्री नंबर्ड ऑर्डर फॉर्म है, पहले से प्री नंबर्ड है, खुद नंबरिंग नहीं होती, ये बड़ी एक अच्छी बात है। ठीक है, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आर डिलीवर टू द रिसीविंग डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री, वो उसमें रिसीव हो जाते हैं। वेयर द रिसीवर इशूज परचेज प्री नंबर्ड गुड्स इनवर्ड नोट्स है, ये GIN जिसको हम कहते हैं, गुड्स वो क्या इसको कहते हैं, इनवर्ड गेट पास भी बोलते हैं, IGP भी बोलते होते हैं। ठीक है, तो वो खैर कहते हैं गुड्स इनवर्ड नोट उसका बनता है, प्री नंबर बनता है जब चीज़ें रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आती हैं फैक्ट्री में। ओके सर। परचेज ऑफ अदर गुड्स, इसके अलावा जो चीज़ें हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट एंड नो GINs आर इशूड। ये थोड़ा सा मसला है। कहते हैं बाकी की जो चीज़ें हैं ना, देखो जो रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज हैं, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई आपको अदर मटेरियल आप कह रहे हैं, एक तो रॉ मटेरियल होता है ना, उसके अलावा छोटा मोटा मटेरियल है स्टोर्स एंड स्पेयर्स टाइप। वो कहता है कि वो जो चीज़ें हैं वो तो जो है आपकी फैक्ट्री के अंदर ही उसके रिसीविंग डिपार्टमेंट में आती हैं, उसका GIN भी इशू होता है। जबकि इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो रूटीन की चीज़ें हैं, वो जो आती हैं या सर्विसेज आती हैं, उनका कोई GIN वगैरह नहीं बनता, और वो जिस डिपार्टमेंट ने मांगी होती हैं उस डिपार्टमेंट में पहुँच जाती हैं। ओके, द अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक्स सप्लायर्स इनवॉइस विद परचेज ऑर्डर्स। ओके, and for production department purchases with GINs, and for other purchases send the invoice to the requisitioning department manager who initials the invoice to indicate that it is appropriate to pay। okay, देखें वो कहता है कि जी क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह का और मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं, तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, सप्लायर की तरफ से जो इनवॉइस आई जाती है उसको परचेज ऑर्डर के साथ, जो हमने ऑर्डर किया उसके साथ कंपेयर करता है। ऑर्डर कौन कर रहा है, परचेजिंग मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर। और साथ ही वो कहता है कि भाई जो GIN आया था, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज के लिए GIN भी इशू हुआ, तो उसके साथ बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स कंपेयर हो रहे हैं, इनवॉइस हो रही है कंपेयर, परचेज ऑर्डर एंड GIN, तीनों में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो परचेजेज हैं, क्योंकि उसका GIN नहीं होता, तो भाई वो क्या करता है, इनवॉइस और परचेज ऑर्डर को कर लेता है कंपेयर, और साथ ही इनवॉइस भिजवा लेता है रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट को कि भाई यार क्या यही चीज़ें आपके पास रिसीव हुई थी, क्योंकि चीज़ें उसके पास रिसीव हुई हैं ना। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। ओके जी, इनवॉइसेज आर देन प्रोसेस टू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, भाई कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हो जाती हैं। ऑल सप्लाईज आर पेड एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ रिसीट ऑफ द इनवॉइस। जब इनवॉइस आती है उससे अगले महीने में उसको पेमेंट हो जाती है पेबल को। ओके जी, अब उसने कहा पेबल्स एट 31 अक्टूबर देयरफॉर रिप्रेजेंट गुड्स एंड सर्विसेज इनवॉइस इन अक्टूबर। अच्छा, आप क्योंकि 31 अक्टूबर वाला फाइनेंशियल ईयर है, तो वो कहता है यार ये जो इसके 31 अक्टूबर के टाइम पर जो आ रही है ना पेबल्स आ रहे हैं, ये असल में अक्टूबर के मंथ के थे, वो उस टाइम पे पेबल हैं जो कि अगले महीने नवंबर में पे होंगे। ओके, इन एडिशन इनवॉइसेज रिसीव्ड बिटवीन 1 and 15 नवंबर वर डिवाइडेड इनटू दोज रिलेटेड टू गुड्स सर्विसेज और provided before and after 31st October, the former being recorded in the accounting records before the October trial balance was produced on 15 November. Any unmatched GINs relating to deliveries before 31st October were posted to the accounts as at 31st October at the estimated amount of the invoice। देखिए ये मसाइल हैं सारे, वो क्या कह रहा है, ज़रा बात को समझने की कोशिश करें।
क्वेश्चन बेसिकली ये ना है, आई बिलीव ACCA का क्वेश्चन है। इंग्लिश थोड़ी सी फिर जाहिर है उनकी बेहतर ही है, जाहिर है उनकी नेटिव लैंग्वेज है तो उन्होंने उस हिसाब से लिखी हुई है, लेकिन समझने की कोशिश करें। सेंटेंस बड़ा लंबा उसने बोल दिया। वो ये कह रहा है कि भाई पहले तो उसने कहा कि ये 31 अक्टूबर को जो पेएबल्स आ रहे हैं वो बेसिकली अक्टूबर के महीने के हैं जो कि नवंबर में पे होंगे। फिर उसने कहा कि यार 1 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान भी, उसके दौरान भी भाई जो इन्वॉइसेस आई हैं ना उनको डिवाइड कर लिया दो हिस्सों में। दो हिस्सों में क्या कि यार इनमें से कौन सी गुड्स, ऐसे होता है ना गुड्स या सर्विसेज पहले आई हो इन्वॉइस बाद में आई हो, ठीक है। तो वो कहता है कि इनको डिवाइड करके उन्होंने इस तरह देख लिया कि यार कौन सी चीज़ें हैं जिनकी गुड्स या सर्विसेज पहले आई थी 31 अक्टूबर को, उसको उन्होंने पहले वाले पेबल्स में रिकॉर्ड कर दिया, इन्वॉइस हालांकि बाद में आई है, ठीक है। तो बाकी वालों को अगलों को बाद में रिकॉर्ड कर दिया। बात आ रही है समझ? अच्छा, उसने कहा 15 नवंबर को एनी अनमैच्ड GIN जो मैच नहीं हो पा रहे, मैच नहीं हो पा रहे, इसमें मुराद है कि भाई ये कौन से वाली गुड्स या सर्विसेज के GIN है, सर्विसेज के तो हैं ही नहीं बेसिकली, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज के GIN है। उसको उसने कहा है एनी अनमैच्ड GIN रिलेटिंग टू डिलीवरीज बिफोर 31 अक्टूबर वर पोस्टेड ऑन द अकाउंट्स एज एट 31 अक्टूबर। उन्होंने भाई उसको 31 अक्टूबर वाले में ही डाल दिया, जो मिले नहीं ना GIN कि यार एक कौन सी परचेज के साथ रिलेट कर रहे हैं, उन्होंने उसको उठा के 31 अक्टूबर वाले में डाल दिया है एट एस्टिमेटेड अमाउंट, एस्टिमेट लगा के यार इतने के अमाउंट की परचेज ये वाली होगी जिसके GIN, जो कि ऑब्वियसली गलत चीज़ है। अच्छा, सप्लायर्स इनवॉइसेस आर फाइल्ड अल्फ़ाबेटिकली विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, वो फाइल के अंदर लगाते रहते हैं अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली से क्या मुराद, मतलब मेरे ख्याल में सप्लायर के हिसाब से, कि सप्लायर के नेम के हिसाब से, अगर किसी का नेम A से स्टार्ट हो रहा है पहले लग रही है, इस तरह बाद में। ओके, ऑल ऑफ विच इज़ कैंसल्ड विद द डेट ऑफ पेमेंट व्हेन द चेक इज़ इशूड। हाँ, फिर जब वो कहते हैं चेक इशू किया जाता है तो उसकी फाइल में उस इनवॉइसेस को कैंसिल मतलब काट दिया जाता है कि यार ये पेमेंट हो गई है। सप्लायर्स मंथली स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो फाइल्ड विद द इनवॉइस। सप्लायर की मंथली स्टेटमेंट से मुराद क्या होता है, जो सप्लायर की तरफ से एक लेजर आता है कि यार ये आपने हमें पैसे पे करने हैं, उसको कहता है कि जी उसको भी इनवॉइसेस के साथ फाइल में लगा दिया जाता है ताकि उसको देखा जा सके। दीज आर स्क्रूटनाइज बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉर अनयूजुअल आइटम्स सच एज ओवर ड्यू इनवॉइसेस बट आर नॉट रेगुलरली रिकनसाइल्ड विद द कंपनीज ऑन रिकॉर्ड। हाँ, कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट कभी कभार इसको देख लेता अनयूजुअल आइटम के लिए। अनयूजुअल मतलब वो शायद देखते होंगे यार ये फलां आइटम किसने ऑर्डर कर दिया, ये तो हम आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते, या अगर कोई बड़ी अमाउंट की चीज़ है उसको देख लेते होंगे, लेकिन रेगुलरली उसको रिकनसाइल नहीं किया जाता। कंट्रोल्स आप समझ रहे हैं, थोड़े कोई इतने तगड़े नहीं है, वीक कंट्रोल्स हैं, ठीक है। ये खैर आपने सारी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब भाई पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको वैसे आप लोग अभी वीडियो को इधर रोक के दोबारा एक बार क्विकली पढ़ लें, सही है, इस क्वेश्चन को अब एक ज़रा गो में। अच्छा, अब क्वेश्चन आगे आ जाए जी। वो कहता है कि पहली रिक्वायरमेंट है इन ऑडिट of payables explain which of the financial statement assertions you would regard as presenting the greatest inherent risk। भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा inherent risk हो सकता है, ये हमने देखना है। अच्छा, inherent risk जो होता है ना वो आपको पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ में पाया जा रहा होता है। अब ये हमने बात जब पेबल्स हमने पढ़े थे उस वक्त भी हमने बात की थी कि यार पेबल्स के अंदर ना कंप्लीटनेस का बड़ा रिस्क होता है। ये पढ़ी थी ना हमने बात, किसका रिस्क होता है, कंप्लीटनेस का, ठीक है। डिफरेंट रीजंस हैं इसकी, मतलब ये वाली असर्शन सबसे ज़्यादा रिस्क रखती है। जिस तरह आप समझ लें कि एसेट्स के अंदर ओवर स्टेटमेंट की असर्शन ज़्यादा रिस्क रखती है, इसी तरह पेएबल्स के अंदर ये कंप्लीटनेस वाली रखती है। क्यों? क्योंकि देखें लाइबिलिटी जो है ना एक नेगेटिव सी चीज़ है, सही है। तो इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कई बार जो मैनेजमेंट होती है वो जानबूझकर लायबिलिटी छुपाती है, ठीक है, अपने आप को बड़ा एफिशिएंट शो करने के लिए कि भाई हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो इतनी ज़्यादा लायबिलिटी हमारी होती नहीं, इतनी परचेजेस वगैरह हमारी होती नहीं है, हम तो एफिशिएंटली काम करते हैं, ठीक है, हम तो उतनी ही चीज़ मंगवाते हैं जितनी चाहिए होती है, फलां इस तरह के करके सिस्टम। हमारा पेएबल टर्नओवर डेज आप देख लें वो बड़े कम है, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न हो सकती है। अच्छा, कई बार फिर क्या होता है कि आपने ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स से लोन्स भी लेने होते हैं या बैंक से लोन्स लेने होते हैं, वहाँ पर भी फिर आप अपनी लाइबिलिटी साइड थोड़ी सी जो है अंडरस्टेट करके बताते हैं। अंडरस्टेट से मुराद है कि कंप्लीटनेस का मसला आता है, तो ज़्यादातर जो इसके अंदर इशू है ना वो भाई कंप्लीटनेस का ही ये इनहेरेंट रिस्क है उसके अंदर मौजूद, एक तो, ठीक है जी, एक तो ये मसला होता है। अच्छा, देन आप अगर चलें इसका देख लेते हैं, ये क्या कहता है, इसने कहा कि जी
Trade payables in my order to trade, I would regard completeness as presenting the greatest level of inherent risk due to following reason. पहले नंबर पे management has an incentive to understate purchases and thus payable in order to improve profits. This applies not only to senior management but to line managers who are close to budgetary limits on certain expenditure and are under pressure. ये खैर उसने कोई जनरल सी बात कर दी है, आप इसको वैसे मतलब ये ऑब्वियसली लिख सकते क्योंकि ऊपर हमने कोई ऐसा सच चीज़ें इस तरह की तो नहीं देखी सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि सीनियर मैनेजमेंट भी कर सकती है ऑब्वियसली, और यही बात है कि मोर लिक्विड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, मोर लिक्विड से मुराद क्या है कि भाई जहाँ पर आपके पास करंट एसेट्स वगैरह या कैश वगैरह ज़्यादा मौजूद हो, ठीक है, एसेट्स आपके ज़्यादा मौजूद हो, तो ये भी एक रीज़न, जनरल एक रीज़न है अगर आपने कोई लोन शोन रेस करना हो तो उस हिसाब से। अच्छा, ये देखें ना, उसने कहा कि जो कंट्रोल्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं वो भी ये अक्रेंस के ऊपर हैं मोस्टली। देखो ना, मतलब है कि चीज़ आई है उसको रिकॉर्ड करना है, इस तरह कंप्लीटनेस के ऊपर हमें एज सच कोई इनका प्रोसीजर नज़र नहीं आया कि यार क्या हर तरह की परचेज़ रिकॉर्ड हो रही है। देखें बात समझें ज़रा, वो क्या कहते हैं जब परचेज़ आ जाती है चीज़, वो मतलब GIN आ गया, उसको हम कंपेयर कर लेंगे सारा कुछ यार, लेकिन हो सकता है कि GIN ही जो जिनके प्रिपेयर नहीं हो रहे उनका आप किस तरह से देखते हो। कंप्लीटनेस का मसला भी तो आ सकता है ना कि क्या हर तरह की परचेज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। कहते हैं क्योंकि उसने इसके ऊपर भी कोई ख़ास काम नहीं किया तो इसलिए हमें लगता है कि यार ये भी एक इनहेरेंट रिस्क इनका मौजूद रहेगा, सही है। तो खैर ये आप मेन तो कंप्लीटनेस का ही मसला लग रहा है, ठीक है। और इसके अंदर इशू आ सकता है कंप्लीटनेस के अलावा अक्रेंस का तो ख़ास नहीं लग रहा, मतलब एग्जिस्टेंस का, ठीक है, एग्जिस्ट। फिर आपका और इसमें आ जाएगा क्लासिफिकेशन का भी ऐसा हमने नहीं कुछ पढ़ा इसमें कि उसमें रिस्क हमें फील हुआ, हमने जनरल बात नहीं ना करनी, हमने इसके हवाले से थोड़ा करना है। अच्छा, फिर हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस भी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत हो सकता है इशू कि वैल्यू उनकी सही नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में भी ये होता है ना कि कंप्लीटनेस वाला ही मसला हो सकता है क्योंकि वो हमने उधर डिस्कस किया, मतलब कि कम रिकॉर्ड की हुई, अंडरस्टेट की हुई है, वो तो कंप्लीटनेस में आती है। तो वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के दिखाना लाइबिलिटीज़ में आमतौर पे होता नहीं है, तो मेन इसका ना कंप्लीटनेस की असर्शन ही है, लेकिन आपने 3-4 पॉइंट्स के साथ इसको बताना है। अच्छा, अब वो अगला क्वेश्चन था कि अकाउंट्स पेबल की सर्कुलराइजेशन जो मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वगैरह भेजनी है, वो कहता है कि जी भेजने या ना भेजने की क्या रीज़न्स हैं, ठीक है, उनको हमने बताना है। तो आप पहले फॉर एग्जांपल बता सकते हैं कि जी ना भेजने की भाई क्या रीज़न्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जी इनके पास जो है बल्कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात उसने की थी ना, नहीं ओवरऑल बात थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि सही अच्छे प्रोसीजर्स हैं, अच्छे कंट्रोल्स उनके लगे हुए हैं। आपका पहले परचेज़ ऑर्डर जाता है, ठीक है, पहले तो रिक्विजिशन जाती है, फिर उसकी वजह से परचेज़ ऑर्डर अलग बंदा बना रहा है, सही सेग्रीगेशन ड्यूटी हो गई है। फिर जब वो चीज़ें आती हैं तो वो रिसीविंग डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट है वो रिसीव करता है, और दूसरे केस में रिक्विजिशन डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको रिसीव करता है। फिर GIN भी बन जाता है। फिर वो उसने कहा कि परचेज़ इनवॉइस, परचेज़ ऑर्डर और GIN आपस में कंपेयर भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में कंट्रोल्स बेहतर हैं काफ़ी, कोई इतना ज़्यादा मतलब अब इसके ऊपर जो एविडेंस है ना, बहुत कोई तगड़ा एविडेंस लेने की हमें नीड नहीं है सर्कुलराइजेशन करने की। शायद मेरे ख्याल में तो एक तो ये रीज़न बन जाती है, ठीक है, कि आपको इतना वो करने की नीड नहीं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काफ़ी सफिशेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास बेहतर हैं, आप अगर उनको ही इंस्पेक्ट कर लें तो वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इनका देखते हैं वो क्या बोलता है। वो कहता है कि आई वुड नॉट नॉर्मली अंडरटेक अ पेबल सर्कुलराइजेशन फॉर द फॉलोइंग रीजन समझ लेते हैं। उसने कहा कि फॉर पेबल्स मच ऑफ द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी सोर्स सप्लाइज इनवॉइस एंड स्टेटमेंट इन कंट्रास्ट टू अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर विच मोस्ट ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन इज एंटिटी प्रिपेयर्ड। हाँ, वो कहते हैं देखो पेबल्स के अंदर ना हमारे पास सप्लायर स्टेटमेंट भी आ रही है, हमें परचेज इनवॉइस भी आ रही है, ठीक है।
तो और हम फिर उसको अपने इंटरनल रिकॉर्ड के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें ना मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है बाहर से आ रहा है ऑलरेडी। रिसीवेबल्स के अंदर क्योंकि हमने सेल रिकॉर्ड की होती है ना, बाहर से हमारे पास नहीं कुछ आया होता है, बात जरा समझें। देखिए हमने आइजा 500 के मुताबिक क्या गया, रिलायबल एविडेंस क्या हुआ, आपने उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही रहना है, उन पॉइंट्स के ऊपर आप रहोगे ना, आपको इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। 4-5 पॉइंट्स हमने देखे थे ना, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, एक्सटर्नल हो तो ज़्यादा बेहतर है, इंटरनल तब तगड़ा होगा जब कंट्रोल्स अच्छे हैं, सही है ये सारा कुछ। अब पेबल्स में क्योंकि परचेजेस करनी होती है तो बाहर से डॉक्यूमेंट आता है ना, परचेज इनवॉइस वगैरह, सप्लायर स्टेटमेंट वगैरह। इधर जब सेल करनी होती है बाहर से नहीं डॉक्यूमेंट आता, बाहर से तो सेल ऑर्डर आएगा बस, ठीक है, वो भी फेक बन सकता है, लेकिन इन्वॉइसेस तो इधर से जानी होती हैं, तो जो कि आम तौर पे उसमें गलती भी कर सकते हैं, ओवर स्टेटमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, फेक इन्वॉइसेस भी हो सकती हैं, इसलिए आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है रिसीवेबल्स में। पेबल्स में एज सच उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आप भेज सकते हैं, लेकिन मतलब है कि नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसने कहा एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज यूजुअली अ चीपर फॉर्म ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस देन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, ठीक है। Then although examination of third party source documentary evidence is less reliable, although भैया less reliable than external confirmation received directly by the auditor, it usually provides sufficient evidence। उसने कहा कि बेशक external confirmation तो भाई external confirmation है, उसमें तो ज़्यादा वो sufficient है, ज़्यादा तगड़ा evidence है। हमने बड़ी बार ये डिस्कस की हुई है बात आइजा 505 के मुताबिक और आइजा 500 के मुताबिक कि ज़्यादा reliable audit evidence है, लेकिन स्टिल यार इनके जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सफिशेंट हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है इतने एक्सटर्नल कंफर्मेशन, लेकिन ये भी पेएबल के लिए इतने भी काफ़ी हैं, क्योंकि ज़ाहिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजेंगे, वेट करेंगे, पता नहीं आती कि नहीं आती, रिसोर्सेज भी ज़ाहिर है उस पर लगते हैं, जितनी भी फ़ी लगनी है बनाने का टाइम भी लगना है, तो फिर अगर आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आपको सफिशिएंट एविडेंस दे रहे हैं तो भाई उसी के ऊपर अमल कर लें, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन उसने कहा कि जी फॉलोइंग सिचुएशन में मैं सर्कुलराइज करना या एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना बेहतर समझूंगा, कौन सी। एक तो उसने कहा सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ कंपनी सप्लायर डज नॉट इशू मंथली स्टेटमेंट। हाँ देखो, हमने ऊपर क्यों छोड़ा था, हमने क्यों कहा कि भाई हम पेएबल की एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमें लगा कि यार पहले से ही परचेज इनवॉइस भी आ रही है बाहर से ही, ठीक है, सप्लायर स्टेटमेंट भी आ रही है बाहर से, तो यार दो चीज़ें आ तो रही हैं, तो क्या इतनी ज़रूरत है एक और उन्हीं से मंगवाने की चीज़, ठीक है। यहाँ पर अब वो कह रहा है कि भाई मैं कब भेजूंगा, अगर मुझे ज़्यादातर सप्लाई स्टेटमेंट नहीं मिलती हैं, अगर मुझे मिलती ही नहीं है सप्लाई स्टेटमेंट, परचेज इनवॉइस है बस मेरे पास, वो फेक भी बन सकती है। अगर दो चीज़ों को देखो, जितने ज़्यादा एक ही बंदे से डॉक्यूमेंट आएंगे ना बाहर से, वो बेहतर होता है उसको देखना। जैसे हम बैंक कन्फर्मेशन में क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट आई होती है हमारे पास, लेकिन हम फिर भी उसी बंदे से बैंक से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी बैंक में मंगवाते हैं, फिर हम उसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा कि यार अगर सप्लाई स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आती तो यार ये एक मसला है, मैं इसको जो है फिर मैं बेहतर समझूंगा कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूं, ठीक है। फिर इसी तरह उसने कहा कि जी अगर सब स्टेटमेंट्स फ्रॉम सप्लायर विद होम द कंपनी डज सब्सटेंशियल बिजनेस और अनएक्सपेक्टेडली अनअवेलेबल फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। हाँ, वो कहता है कि बड़े बड़े सप्लायर्स, पहले ऊपर उसने बात किया कि ये मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर की स्टेटमेंट्स अगर नहीं आती, अब उसने कहा जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, जो मेजर सप्लायर हैं, अगर उनकी लास्ट मंथ वाली, जून वाली या इस केस में क्या था अक्टूबर वाली, मतलब कि वही वाले पेपर रिकॉर्ड होने होते हैं ना जो एज एट हों। अब उसने कहा अगर उस मंथ के नहीं अवेलेबल, जो कि एक अजीब सी बात है कि भाई एक आपका बहुत बड़ा सप्लायर, उसने इतना पैसा लेना है, वो आपको क्यों सप्लायर स्टेटमेंट नहीं भेज रहा, आपको क्यों रिमाइंडर नहीं भेज रहा, क्यों लेजर आपको नहीं भेज रहा, तो वो अगर है मसला तो फिर ये भी है। फिर उसने कहा कि अगर सिर्फ फैक्स या फोटो कॉपीज अवेलेबल हैं तो मुझे ओरिजिनल नहीं देखें, बेसिकली ना वही सारी चीज़ें आपने उसके मुताबिक कर लेनी है, ठीक है। वो जो आइजा 500 के मुताबिक रिलायबल था उसमें से भी आ जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये सब्सटेंटिव तो आप कर लेंगे प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ठीक है जी। अच्छा जी, आप अब आ जाएं ज़रा, एक लेटेस्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट जो ये वाला है उसका क्वेश्चन नंबर 9 है। और अच्छा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसका ज़रा देखिएगा, कोई मसला हो तो आपने प्लीज़ पूछ लेना है, लेकिन थोड़ा सा अपने तौर पे इसको देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे प्रैक्टिस सेट का, और आई कैप का ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये ज़रा खोल लें। यासीन इज़ एन ऑडिट जूनियर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जूनियर है जी, ओके।
He has recently been assigned to an audit client where he was allocated the area of bank borrowings. बैंक बोरोइंग से मुराद है कि बैंक से कर्जा लिया, वो वाला एरिया उसको आपने एलोकेट कर दिया, भाईजान इसका आपने ऑडिट करना है। देखिए 6 की 6 एजर्शन ही करनी पड़ेंगी ना, ऑब्वियसली एजर्शन तो पूरी की पूरी हैं। यासीन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर एट द एजर्शन लेवल। ज़बरदस्त, उसने भाई ये कुछ प्रोसीजर बता दी है कि मैंने ये कुछ कर लिया है एजर्शन वाइज। अब आपने क्या करना, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर्स दैट लैक रेलेवेंस टू द अबव मेंशन्ड एजर्शन। ऐसे प्रोसीजर देखें जिनका रेलेवेंस ही नहीं है। देखो कितना उसने ज़बरदस्त आपको अब जो अप्रोच हम बात करते होते हैं कि आपने रेलेवेंट एजर्शन के ऊपर रेलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उसने उसको टेस्ट कर लिया है कि भाई क्या आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ भी पा रहे हो, उस अप्रोच को समझ भी पा रहे हो। उसको फील हुआ एग्जामिनर को कि यार ये इनसे पूछा कुछ जाता, लिख कुछ रहे होते हैं, इन्होंने शायद रट्टे मारे हुए हैं या इनकी वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं इनको आइडिया कि आपने एजर्शन वाइज टेस्टिंग करनी है। जो एजर्शन पूछी अपने हाथ को रोके, अपने जज्बात को रोकें, सिर्फ उस एजर्शन के ऊपर आपने रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ये था ना। अब वो कहता है कि यार ये इस बंदे ने कुछ किए हैं, देखें ज़रा। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर दैट लैक रेलेवेंस to the above mentioned assertion, also recommend any 2 additional procedures to be performed for each assertion। हाँ देखो रिक्वायरमेंट इंतहाई गौर से 12 नंबर का क्वेश्चन था ये, 12 नंबर का, ठीक है। तो इंतहाई गौर से रिक्वायरमेंट पढ़नी है। उसने भाई कह दिया है कि आपका एक तो पहले बताएं कि कौन कौन से प्रोसीजर्स रेलेवेंट ही नहीं लग रहे आपको, और सेकेंडली दो एडिशनल प्रोसीजर हर एजर्शन के बताएं। अब एजर्शन यहाँ पे उसने लिखी हुई हैं, ठीक है। चलें देखते हैं। सबसे पहले आ गई भाई बात कंप्लीटनेस की। अच्छा, इसका जो करने का तरीका ये इसने बड़ा, हर बंदे का अपना हो सकता है, लेकिन मुझे इसका सही भी लगा है। उसने क्या किया, एक तो अजर्शंस लिख ली हैं, एक साइड पे वही टेबल जिस तरह है, बीच में उसने लिख लिया है कि भाई ऑडिट प्रोसीजर्स नॉट रेलेवेंट, मतलब सेकंड कॉलम में उसने लिख दिया यार ये जो इसने आगे लिखे हुए ना प्रोसीजर इतने इतने, इसमें से ये वाला रेलेवेंट नहीं है, मतलब बाकी के रेलेवेंट है। यही बात होगी ना कि बाकियों पे मसला नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ इररेलेवेंट वाला बताना है। देखें उसने एक पेज के ऊपर ये क्वेश्चन पूरा किया है, ठीक है। क्वेश्चन 12 नंबर का है, तकरीबन 21-22 मिनट का बनता है क्वेश्चन। इतने में इजीली होता है ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली होता है कि आपने प्रेजेंट किस तरह करना है, आपने अपना कंटेंट किस तरह से बताना है, आपका टाइम भी बचे और आपका जो कंटेंट है वो कन्वे भी हो जाए। तो उसने भाई एक तरीका अगर आपको बताया, ये मुझे तो बड़ा सही लगा कि आपने पहले कॉलम में एजर्शंस लिख ली हैं सारी, फिर आपने जो उसने 3-4 प्रोसीजर किए हैं उसमें से इररेलेवेंट कौन सा है वो आपने कॉलम में डाल दिया, और फिर उसने कहा 2 एडिशनल प्रोसीजर खुद बताएं। तो भैया आपने उसको लिख दिया एडिशनल प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, तीसरे कॉलम में कि भाई ये वाले मैं परफॉर्म करूँगा, ठीक है। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि उसने पहले नंबर पे दी कंप्लीटनेस की एजर्शन। कंप्लीटनेस का आपको पता है ना, कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है कि हर बोरिंग बैंक बोरिंग रिकॉर्ड हो चुकी है, ये देखना है। चलें जी, और ये प्रोसीजर पहले नंबर उसने कहा ऑब्टेन्ड अ लिस्ट ऑफ स्केड्यूल ऑफ बैंक बोरिंग्स फ्रॉम द क्लाइंट। स्केड्यूल ऑफ बैंक बोरिंग्स में उससे लिस्ट मांग लिया जी कि कौन कौन से कर्जे लिए हुए हैं आपने। ये तो मेरे ख्याल में सही है, लिस्ट आएगी तो पता लग जाएगा कि यार चलो। एक वो होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भी आती है कि यार हाँ हमने हर चीज़ आपको बता दी है। हम मैनेजमेंट को कहते हैं भाई एक एक चीज़ हमें बता दी, जिस तरह हम कहते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्टी की लिस्ट मांगे, वो भी कंप्लीटनेस ही है ना। कंप्लीटनेस देखने के लिए कि यार आप अपने तौर पर तो बताएं ना, एक तो एविडेंस आए उसके ऊपर। क्योंकि देखें आप डिफरेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है एक प्रोसीजर इज़ नॉट सफिशिएंट, वन प्रोसीजर इज़ नॉट सफिशिएंट, यू कैन परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स एज वेल। उसने भी 3 किए हुए हैं, एक ये भी था। अच्छा, दूसरे पे उसने कहा ट्रेस्ड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल ऑफ बोरिंग। उसमें जो अमाउंट्स थी विद द फिगर्स इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के साथ उसको किया। मतलब है कि पहले तो लिस्ट मांग ली यार हर तरह की बैंक बोरिंग दे दो, वो भी कंप्लीटनेस से को कर रहा है, ठीक है, रेस्ट कर रहा है, रेलिवेंट है। फिर उसने कहा कि यार अच्छा ये जो लिस्ट के अंदर मौजूद है उसमें से उसने ट्रेस किया, लेजर के अंदर हैं सारे के सारे, ये भी कंप्लीटनेस ही है ना कि यार ये वाले लेजर के अंदर मौजूद है, क्योंकि लेजर वाली अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही है, लेकिन क्या जो बाहर पड़ी हुई हैं चीज़ें वो सारी लेजर में मौजूद हैं, कि लेजर वाली अमाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, ये भी कंप्लीटनेस की लग रही है, ठीक है, रेलिवेंट है ये। अच्छा, थर्ड है कंडक्टेड एन इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी। जो एसेट्स आपने सिक्योरिटी के तौर पे दिए हैं उनको इंस्पेक्ट किया है। इसका बैंक के साथ क्या था, बोरिंग के साथ क्या ताल्लुक है? बैंक बोरिंग से मतलब कर्जा, लाइबिलिटी को सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ पे, अपना जज्बात को, एहसासात को कंट्रोल करके, एसेट्स को नहीं देख रहे। यार ये वाली चीज़ तो एसेट्स की उधर जाके देखनी थी। कौन सी वाली एजर्शन, ज़रा सोच के बताएं, एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की कौन सी एजर्शन लगती है इस पर?
मतलब सिक्योरिटी के तौर पे दिए हुए हैं भाई, राइट्स वाली, ओनरशिप वाली, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली, बेसिकली ओनरशिप, सही है। तो क्या आपका एसेट पे राइट है भी या नहीं, तो भाई ये तो एसेट का मसला है, इधर का मसला थोड़ी है, हमारा मसला नहीं है, ये इररेलेवेंट है। तो आपने वो सेकंड कॉलम में फिर क्या लिख देना, यही वाला कंडक्टेड इंस्पेक्शन ऑफ एसेट प्रोवाइडेड एज सिक्योरिटी, ये इररेलेवेंट इंसर्शन है। अब ये तो हमारा मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको किस तरह दिमाग हमने इस्तेमाल करना है। अब बात आ गई कि हमने 2 एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं, अन्यवा बता देते हैं कंप्लीटनेस के, लेकिन बताने हैं किसके, बताने हैं कंप्लीटनेस के, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने चीज़ों को अपनी लेके चलना होता है। ये देखें उसने मतलब कि बड़ा टेबुलर फॉर्म में आपको चीज़ें समझाई हैं, ठीक है। आप इसका जैसे उसने कुछ प्रोसीजर बताए हैं वही देख लेते हैं, बस टाइम भी एंड होने वाला है। उसने कहा ऑब्टेन कंप्लीट लोन एग्रीमेंट्स, लोन एग्रीमेंट लें, फैसिलिटी लेटर, स्केड्यूल ऑफ मार्कअप रिकॉर्डेड फ्रॉम द क्लाइंट एंड ट्रेस द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो एग्रीमेंट पकड़ो, सिंपल कंप्लीटनेस को देखना है कि यार क्या हर चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। एग्रीमेंट पकड़ो, एग्रीमेंट के ऊपर जिस हिसाब से इंटरेस्ट लगा उसी हिसाब से इधर लगा है, ठीक है। जो उधर जितनी अमाउंट है क्या उतनी ही अमाउंट इधर है, कंप्लीटनेस हो रही है ना। कंप्लीटनेस के लिए इजी वे क्या होता है, आपने जिस चीज़ की कंप्लीटनेस देखनी होती है उससे आउटसाइड से डाटा उठा के इनसाइड देखते हैं आप। ऐसे ही है ना, हमने कहा स्टॉक की हमने कंप्लीटनेस देखनी है तो हम क्या करते हैं, जो फर्श पे पड़ा होता है फ्लोर टू शीट देखते हैं, यार क्या हर फ्लोर पे पड़ी आइटम शीट के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले कहा स्केड्यूल ऑफ बोरिंग्स लें, क्या वो ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा वो जो स्केड्यूल बोरिंग के अंदर जो लिस्ट के अंदर कर्जे मौजूद हैं क्या वो लेजेस में मौजूद है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करें कि एग्रीमेंट भी तो हुए होंगे ना यार, क्या एग्रीमेंट के अंदर जिस तरह की चीज़ें हैं उसी तरह की चीज़ें लेजेस में भी हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से अमाउंट है। फिर वो कहते हैं एक कंप्लीटनेस का ऑब्वियसली कंफर्मेशन भिजवाई जा सकती है। लैंडर्स की लिस्ट लें, बैंक्स की, बैंक बोरिंग्स है ना, हाँ, तो लैंडर्स की आपने बैंक्स की लिस्ट तो ली हुई है ऑलरेडी पहले ही, अब उसमें से सैंपल बेसिस पे आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भिजवा रहे हैं, वो भी आपको कंफर्म कर देंगे, बाहर वाला बंदा भी अंदर वाली चीज़ बता रहा है, तो इधर से भी आपकी कंप्लीटनेस पता लग सकती है। अच्छा इससे आपकी एग्जिस्टेंस भी पता लगती है कि भाई क्या ये वाकई ये वाली चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो भी पता चल जाएगी एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, और कंप्लीटनेस भी पता चल जाएगी कि हाँ यार कोई इतनी ही अमाउंट है। देखो थोड़ा सा एंगल बस चेंज करना है बात का, और आपका प्रोसीजर, एक प्रोसीजर 2 जगह पे भी कई बार लग जाता है, कई बार, लेकिन नॉट ईच टाइम। देखो इस लोन को देखने के लिए मैंने बैंक को भेज दिया कि यार ये वाले लोन के ऊपर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, इसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब मैंने बैंक से चीज़ें देखी हैं तो भाई मैंने क्या उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर इधर भी इंटरेस्ट पेबल है, क्या उसी तरह के डिस्क्लोजर इधर भी दिए हुए हैं, ये कंप्लीटनेस है कि क्या वहाँ की सारी चीज़ें बताई हुई हैं, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को आप 2 तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में कंप्लीटनेस की समझ आ गई होगी कि भाईजान आपने एक इररेलेवेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, वो हमने बता दिया है, और 2 ये मज़ीद कर लें, ठीक है। अच्छा आगे जी एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। एक्यूरेसी उसकी मतलब है कि क्या वो करेक्ट अमाउंट, बेसिकली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की बात ही होती है, ठीक है, और वैल्यू उसकी क्या सही है या नहीं। उसने कहा चेक द एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन इन द स्केड्यूल प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। जो आपके पास वो आए हैं ना स्केड्यूल उसने प्रोवाइड किया था, मतलब उसने लिखा हुआ था यार ओपनिंग बैलेंस ये है, इंटरेस्ट ये है, प्रिंसिपल, पता है ना वो एक स्केड्यूल सा बनता होता है, मोटाइजेशन स्केड्यूल भी उसको बोलते हैं। तो उसके अंदर जो कैलकुलेशन थी वो कहता है कि भाई वो हमने देखी हैं, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी बेसिकली होती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि आप कैलकुलेशन वगैरह देखते हो तो सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं। दूसरा क्या, रिव्यूड लोन एग्रीमेंट्स कंसर्निंग न्यू फैसिलिटीज रिसीव्ड, जो नए कर्जे लिए हैं उनके लोन एग्रीमेंट्स देखे हैं। इसमें मतलब एक्यूरेसी वैल्यूएशन तो नहीं हो रही, नए जो कर्जे लिए हैं उनके लोन एग्रीमेंट्स देखे हैं, ये एग्जिस्टेंस तो लग रहा है कि भाई ये जो नए कर्जे लिए थे उनकी बैक पर मैंने एग्रीमेंट भी देख लिए कि क्या वाकई एग्रीमेंट भी हुए हैं, ये एग्जिस्टेंस तो लग रही है। एक्यूरेसी ऐसा नहीं, एक्यूरेसी देखो अमाउंट की कैलकुलेशन होती है, और वैल्यू आपको बताया कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो आपको उस न्यू वालों की थोड़ी देखनी है, वो तो ओवरऑल देखनी है ना, एज एड बेसिस पे आपने, बात आ रही है समझ। तो ये कोई रेलेवेंट नहीं लग रहा, तो ये दूसरे वाला पॉइंट इररेलेवेंट है, ठीक है। एडिशनल भाई इसमें कर लेते हैं, एडिशनल जैसे उसने कहा जी हमने करना है कि एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन को देखना है, तो भाईजान सिंपल आप एक उनसे स्केड्यूल लोगे, ठीक है, जो उन्होंने बनाया होगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट वगैरह, उसको रिकैलकुलेट करके देख लो यार, सही है।
ये आप एक चीज़ करके देखें, एक्यूरेसी का हो जाएगा। फिर आप जो डायरेक्ट कंफर्मेशन आई थी, सही है, उसकी जो वैल्यू थी उसमें, जो आपने कंफर्मेशन मंगवाई है बैंक से, उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू को कंपेयर कर लें, वैल्यूएशन तो वहाँ से आएगी, ठीक है। फिर आप और भी करना है तो वो कहता है इंटरेस्ट मार्कअप की कैलकुलेशन भी इसमें 4 बता दिए, हालांकि 2 बताने की ज़रूरत है, तो खैर 4 बता दिए हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फेयर वैल्यू वगैरह उनकी वो देखें, क्योंकि वैल्यूएशन है ना, तो देखें कि क्या वो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हुए हैं। और उनकी अमोर्टाइजेशन, आपने IFRS 9 थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया होगा मेरे ख्याल में, FAR 2 में शायद आ जाता है। तो आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी रिकॉर्ड होती हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट से मुराद बेसिकली वही होता है कि आप इंटरेस्ट ही है ना उसके अंदर बेसिकली, तो टेबल्स आप बनाते हो, गया इतनी पेमेंट्स हो रही हैं, उसके बाद इतने पीछे पैसे बच गए हैं, वो आपका सिस्टम है। तो कहता है उसको भी ज़रा रिकैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की असर्शन, इसके ऊपर प्रोसीजर देख लेते हैं। उसने कहा ऑब्टेन्ड स्केड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस फ्रॉम द क्लाइंट है। बैंक चार्जेस लेकर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का क्या ताल्लुक है? अच्छा, राइट तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन हमने देखनी है, क्या ये हमारे ही लाइबिलिटी है कंपनी की, तो बैंक चार्जेस देख के क्या पता लगेगा? इररेलेवेंट, वो तो बैंक चार्जेस में देखना। अगर बैंक चार्जेस का आप ऑडिट कर रहे हो, वहाँ पर आपने उसकी कंप्लीटनेस देखनी है, वहाँ पे आपने उसकी अक्रेंस देखनी है कि क्या वाकई ये हुए भी हैं या नहीं। तो बैंक चार्जेस सिर्फ बैंक में मौजूद होंगे ना, अक्रेंस इजीली पता चल जाती है, ठीक है। वो उधर देखेंगे, इधर तो नहीं है उसका कोई ताल्लुक। और दूसरा पॉइंट क्या है, किधर गया, चेक द रिकॉर्डेड अमाउंट, जो अमाउंट्स रिकॉर्डेड हैं, बोथ रिसीव्ड एंड रीपेड इन द लेजर्स, क्रॉस रेफरेंसिंग देम विद बैंक स्टेटमेंट्स। उसने कहा लेजर के अंदर जो डेबिट क्रेडिट्स हुए हैं उनको बैंक स्टेटमेंट के साथ भी क्रॉस रेफर किया, मतलब बैंक स्टेटमेंट में भी देख ली। बैंक स्टेटमेंट अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट होल्डर का नेम लिखा होता है, अकाउंट टाइटल लिखा होता है वहाँ पे। तो अगर लेजर से हम चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि यार ये जो बैंक से मतलब कर्जा आया था इस डेट के ऊपर, ये हमारी ही बैंक स्टेटमेंट में आया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ऑब्लिगेशन तो इधर से एड्रेस हो रही है, लेकिन ये कोई बहुत सफिशेंट एविडेंस नहीं है, ठीक है। ये दूसरी एजर्शन को, एग्जिस्टेंस वगैरह को ज़्यादा एड्रेस कर रहा है, ऑब्लिगेशन को ज़्यादा नहीं कर रहा। ऑब्लिगेशन वगैरह के लिए मेरे ख्याल में बेहतर है ना कि हम एग्रीमेंट को देख लें। तो इनका देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। ये कह रहे हैं रिव्यू लोन एग्रीमेंट्स। हाँ, ऑब्वियसली देखें, जब आपने राइट्स देखने होते हैं तो आप वहाँ पर भी एग्रीमेंट्स देखते हैं, या अगर गाड़ियों के राइट्स देखने हैं तो आप उनकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, एसेट्स के देखने हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, लैंड शैंड के वो फर्दें शर्दें होती हैं ओनरशिप के डॉक्यूमेंट, वो देखते हैं। या अगर आपने के कोई एडवांसेस दिए हुए, कोई लोन दिए हुए हैं एसेट्स में, तो वहाँ पर भी आप एग्रीमेंट देखते हो। भाई इधर भी ऑब्लिगेशन में कि क्या मेरे ही कंपनी के ही नाम पे एग्रीमेंट है, तो आप बेसिकली एग्रीमेंट देखते हो फैसिलिटी लेटर का, ठीक है। फिर उसने कहा जी जो आपका लेंडर से जो डायरेक्ट कंफर्मेशन आपको आई है उसका देखें क्या रिस्पॉन्स है, कि क्या उन्होंने आपको ही पैसे देने हैं, ये भी तो पता लग जाता है ना। देखो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कमाल किस्म का प्रोसीजर है, आपकी एग्जिस्टेंस को भी वेरीफाई कर रहा होता है, कई जगहों पे आपकी कंप्लीटनेस को, कि क्या अमाउंट पूरी है कि नहीं, इस हद तक। ये नहीं कि क्या हर पार्टी के रिसीवेबल या पेबल रिकॉर्ड, वो नहीं हो कर सकता। आपने एक पार्टी को भेजा, वो अपने ही बता सकता है ना। ओवरऑल बैलेंस की आपको कंफर्मेशन नहीं मिल सकती, लेकिन उस पार्टी की हद तक क्या अमाउंट पूरी है, ये तो पता चल सकता है ना। कंप्लीटनेस टू अ लिमिटेड लेवल, ठीक है। एग्जिस्टेंस तो पूरी तरह, कि भाई आप जिस चीज़ को भेजोगे सैम्पल बेसिस पे वो बंदा बताएगा, एग्जिस्टेंस का एविडेंस आपको मिल सकता है। इस तरह राइट्स ऑब्लिगेशन का मिल सकता है, कि अगर वो बंदा कह रहा है कि मैंने इसी को देने हैं पैसे, तो वो राइट्स हैं। अगर वो कह रहा है मैंने इसी से लेने हैं, तो ऑब्लिगेशन है इसी बंदे की। तो भाई ये बड़ा अच्छा एक है। अच्छा, फिर उसने कहा कि जी एग्जिस्टेंस की अगर बात की जाए बोरिंग्स के, तो वो कहते हैं ऑब्टेन्ड बैंक बोरिंग लेजर्स हमने लिए एंड ट्रेस्ड द रिकॉर्डेड अमाउंट्स रिसीव्ड एंड पेड विद द बैंक। ये तो अभी भी हमने बात की थी ना, कि ये आपका एग्जिस्टेंस भी इससे हो जाती है। तो भाई उसने कहा कि लेजर्स के अंदर जो अमाउंट्स हैं उसको मैंने देख लिया, बैंक में भी आई गई हैं कि नहीं, तो ज़बरदस्त है भाई, एग्जिस्टेंस पता चल रहा है कि वाकई पैसे आए गए हैं कि नहीं, मतलब सही है, उससे रेलेवेंट है। सफिशेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये मूवमेंट तो पता चल रही है, लेकिन एग्जिस्टेंस हमने एज एड बेसिस पे एंड बैलेंस देखना है, तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही बेहतर है। अच्छा खैर, दूसरा है ऑब्टेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आइज ऑफ 580। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन तो फजूल सा एविडेंस है यार, ये मतलब एक वीक एविडेंस है। ये तो सिर्फ एक ये होता है कि यार आपने इतनी बातें की हुई हैं, लिख के भी दे दो यार,
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी दे दो यार। तो वो मैनेजमेंट ने अगर वैसे बोल के झूठ बोला हुआ तो लिख के भी झूठ बोल देगी, तो कोई इतना रेलेवेंट एग्जिस्टेंस का नहीं है। मतलब उनसे इस बार पे हम चले जाएं कि हाँ यार जो सही ये बैलेंस आपने 50 मिलियन का लिखा हुआ है बिल्कुल सही है ना, एग्जिस्ट करता है ना, तो कहेगा करता है। तो आप करने के वहाँ पे गए, आप तो उसको देखने गए थे चीज़ों को। तो आइज़ा 580 में पढ़ेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कोई इतना मतलब है कि रिलायबल एविडेंस नहीं होता, तो इसलिए ये इररेलेवेंट भी है, रेलेवेंट भी इतना खैर नहीं है इसमें। तो भाई इसमें भी एग्जिस्टेंस के लिए लोन एग्रीमेंट्स वगैरह देख लें, एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे जो आए सही है, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के ऊपर वो भी एक आपको पता है, तो उसने कहा है इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट रेलेवेंट है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि आपने डिस्क्लोजर दी। भाई आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट की सारी किताबें बातें करनी चाहिए, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बोलनी चाहिए आपको, आप खुद देखो ना, उनसे क्यों पूछ रहे हो, कोई सारे उन्हें कहना सर तू क्या कर रहे हैं फिर, ठीक है। तो ये तो गलत है। दूसरा है रिव्यू लोन एग्रीमेंट्स, आइडेंटिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशन सच एज इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट एंड सिक्योरिटी। हाँ, लोन एग्रीमेंट देखें, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जाहिर है वो डिस्क्लोज जो करनी है, तो ये तो रेलिवेंट है। पहले वाला फजूल है, मैनेजमेंट से क्यों इंक्वायर करना है, भैया आपके सामने पड़ी हुई है, आप खुद देखो। तो बेसिकली आप एडिशनल क्या कर सकते हो, आप कहोगे IFRS 9 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड, उसके डिस्क्लोजर्स हम देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या वो सारे हैं, उसके साथ कंपेयर करके देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आपने कोई लियंस वगैरह, कोई सिक्योरिटीज़ हैं, कोई मॉर्गेजेस हैं, कोई चार्जेस हैं, तो आपको पता है ना कि कंपनी लॉज जो हैं वो भी रिक्वायर करते हैं, तो उसका रजिस्टर मांगे उनसे, ठीक है। उस क्या वो देखें कंपनी लॉज की सारी कंपनीज एक्ट 2017 की कंप्लायंस की है या नहीं की हुई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्क्लोजर में ना सिर्फ आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं बल्कि आपका लोकल लॉ भी तो आ रहा है, ठीक है। तो खैर ये भाई मेरे ख्याल में एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्लीज़ आप लोगों ने दोबारा देखना है, और बाकी इस प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है, प्लीज़ लिख लिख के करें वरना बड़ा मुश्किल है। आज काफ़ी टाइम लग गया इस पे, तो इसलिए फिर रिलेटेड पार्टी इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 12 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।